दोस्तों स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। और आज हम मैराथन क्लास करेंगे। दोस्तों हमने लाइव क्लास के माध्यम से भी एक मैराथन क्लास करने की कोशिश की थी और आधुनिक काल को हम लाइव के माध्यम से मैं मैराथन क्लास देना चाहता था, परंतु कुछ एक टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं दोस्तों, और इस कारण से मैं जो वो लाइव क्लास आपके लिए नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऑफलाइन इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैराथन ये क्लास है आधुनिक काल पे। हम मैराथन आज क्लास करेंगे दोस्तों, संपूर्ण आधुनिक काल को आज यहाँ पे आप मान सकते हैं कि संपूर्ण आधुनिक काल का यहाँ पे निचोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको वीडियो के अंत तक बनना है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, 1.5 घंटे तक ये क्लास जा सकती है। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा दोस्तों, और 800 प्लस प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, और आप देखेंगे कि भारतेंदु युग से किस तरह से प्रश्न बन रहे थे, द्विवेदी युग से किस तरह प्रश्न बन रहे हैं, छायावादी युग से किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आपकी बहुत सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप देख लीजिएगा, आप जब परीक्षाओं में जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न जो वो रिपीट हुए हैं, इस तरह से आपको लगेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न दोस्तों यूनिक रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नहीं है कि आपको किसी गाइड से प्रश्न उठा के रख दिए गए हैं। बहुत सारी किताबों का जो ऑथेंटिक पुस्तकें होती हैं दोस्तों, ठीक है, ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करने के उपरांत वहां से बनाए गए प्रश्नों का निचोड़ है दोस्तों आधुनिक काल का, संपूर्ण आधुनिक काल का निचोड़ है दोस्तों मैराथन क्लास है ये। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है दोस्तों। चैनल पे आप अगर नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इस तरह से और भी वीडियो मिलेंगी दोस्तों। हमने आदि काल पे, भक्ति काल पे और रीति काल पे मैराथन क्लासेस कर रखी हैं पहले से, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई हुई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हर दिन आपको 50 प्रश्नों का डोज भी मिलता था दोस्तों, यानी कि आपको हर दिन 50 प्रश्न यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिलते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है दोस्तों। और दूसरी बात, जो यूजीसी नेट 2024 जून की तैयारियां करने वाले हैं उनको तो इसके चैनल के साथ जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि हम जनवरी से तैयारियां भी कराने शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। दोस्तों आपके विकल्प यहाँ पे ये दिए हुए हैं। मैं सिर्फ दोस्तों आपको जो सही विकल्प है उसको ही बताऊंगा, क्योंकि 800 प्लस प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना समय लगेगा। तो मैं जल्दी जल्दी सिर्फ जो विकल्प सही है उसको ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी मैं कर दूंगा। दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो गद्य काल कहा है आधुनिक काल को। तो दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं इसके संबंध में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में दोहरे नामकरण का प्रयोग किया है। उन्होंने वीरगाथा काल के लिए आदि काल भी नाम दिया था, और गद्य काल के लिए आधुनिक काल नाम भी दिया था दोस्तों। तो दोहरे नामकरण का प्रयोग किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उन्होंने आधुनिक काल सर्वप्रथम नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनकी पुस्तक उठा के आप देख सकती हैं दोस्तों। चलिए अगला देख लेती हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न ये कथन से संबंधित है दोस्तों, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये कथन किस विद्वान का है दोस्तों, तो ध्यान से आप देख लीजिएगा, और वीडियो को आपको पॉज करना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सही विकल्प जो है वही बताऊंगा दोस्तों। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से भारतेंदु युग का साहित्यकार नहीं है। दोस्तों भारतेंदु युग तो हुआ कि नहीं हुआ, इसके अलावा जो भी काव्य धाराएं, जो भी युग हैं, उनके साहित्यकारों को आपको डिफाइन करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो वो बनते हैं दोस्तों। तो आपका अंतिम विकल्प सही है, श्रीधर पाठक द्विवेदी युग इनका भी है। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो ध्यान से देख लीजिए इसको, और वीडियो को पॉज कीजिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं दोस्तों। पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी किसने कहा था। आपको मैं विकल्प रखता हूँ, दो आपको दिख रहे हैं, दो ये नीचे हैं। ठीक है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गद्य से प्रभावित है। दोस्तों प्रश्न बहुत बार ये बना है और आगे बनने की पूरी संभावना है, तो आपको इस प्रश्न को तो मैं कहता हूँ अगर आपको पता नहीं था तो लिख लो दोस्तों, नोट डाउन कर लो, छपेगा, जरूर छपेगा ये। ठीक है, ये कथन किसका है दोस्तों,
रामविलास शर्मा का है दोस्तों। चलिए अगला देखिए दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? यहाँ पे करते नहीं, लिखते होना चाहिए, क्योंकि ये वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तो किस नाम से दोस्तों? रसा उपनाम से। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस संस्था की स्थापना नहीं की थी? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सी संस्था की स्थापना नहीं की थी, आपको बताना है। आपका विकल्प दूसरा सही है, भाषा संवर्धिनी सभा, क्योंकि इसकी स्थापना बाबू तोताराम जी ने की थी। ठीक है, बाकी कविता वर्धिनी, पेनी रीडिंग क्लब, तदीय समाज, ठीक है, इनकी स्थापना भारतेंदु जी ने की थी। चलिए अगला देखिए, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य ग्रंथ नहीं है, तो दोस्तों इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम पुष्पावली काव्य ग्रंथ नहीं है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, इनमें से भारतेंदु की कौन सी रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं? दोस्तों आपको पता ही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग यानी कि आधुनिक काल की जब शुरुआत होती है, ठीक है, तो वहाँ पे विरोधाभास हमें देखने को मिल जाता है कि इसके संबंध में गद्य के संबंध में और पद्य के संबंध में विरोधाभास। क्यों विरोधाभास मिलता है दोस्तों? पद्य की जो भाषा थी दोस्तों वो ब्रज भाषा ही हमें देखने को मिलती है, परंतु जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे विरोधाभास है, परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य रचनाओं की यहाँ पे बात की जा रही है, सिर्फ यहाँ पे रचनाएं नहीं, यहाँ पे काव्य रचना लिखी होना चाहिए था। ठीक है, तो दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ये दोनों ही दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं। चलिए अगला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे या कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? तो दोस्तों आपका विकल्प तीसरा सही है, वल्लभ संप्रदाय में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कृष्ण भक्त कवि थे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव किस पत्र में छपा था? आपको पता हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न बन सकता है। हम सबको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु थे एक, यानी कि गुरु थे वो, अंग्रेजी सिखाते थे वो। ठीक है, उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को उन्होंने अंग्रेजी सिखाई थी, इनकी अंग्रेजी की शिक्षा दी थी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अंग्रेज सरकार की वो बहुत बड़े कृपा पात्र थे। ठीक है, जब उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है, सितार ए हिंद की उपाधि जब दी गई, ठीक है, यानी कि भारत का तारा, ठीक है, इसका मतलब हुआ भारत का तारा। ठीक है, उसी विरोध में, ठीक है, भारतेंदु युग के जो समकालीन साहित्यकार थे, ठीक है, भारतेंदु युग के जो उनके समकालीन साहित्यकार थे, रचनाकार थे, ठीक है, उनके मंडल के कवि थे, ठीक है, लेखक थे, उन्होंने इस बात को देखकर भारतेंदु को, यानी कि हरिश्चंद्र इनका नाम था, जो इनके साथ आजीवन इनके नाम के साथ जुड़ गया, ठीक है, भारतेंदु यानी कि भारत का इंदु, यानी कि भारत का चांद, इंदु मतलब चांद दोस्तों, तो भारत का चांद उपाधि दी गई थी कि इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र को 1880 में। तो ये जो प्रस्ताव था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि देने का, कौन सी पत्रिका में छपा था? सारस्वत निधि में। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। बाकी मैं आपको इससे भी और अच्छी अच्छी जानकारियां जो आपके लिए होंगी मैं बताऊंगा, आपको बस मेरे चैनल के साथ जुड़ना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जून 2024 की तैयारियां मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, और भी परीक्षाओं की तैयारियां यहाँ पे होंगी, पीजीटी आप मान के चलिए दोस्तों, टीजीटी आपका हो जाएगा, एलटी ग्रेड आपका हो जाएगा, ईएमआरएस हो जाएगा दोस्तों, आपका केवीएस हो जाएगा, एनबीएस हो जाएगा, बहुत सारी यहाँ पे हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, वो सब की यहाँ पे तैयारियां आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस ग्रंथ की भूमिका में या ग्रंथ में कहा है? तो कौन से ग्रंथ में कहा था दोस्तों? कालचक्र में कहा था। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। चलिए अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है? पता होना चाहिए दोस्तों। दो विकल्प ये हैं और दो ये हैं दोस्तों आपके, तो किसे कहा है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट को। दोस्तों मैराथन क्लास है, आपको अंत तक जुड़े रहना है। इनमें से भारतेंदु युग का साहित्यकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका पूरा नाम है। बाकी प्रश्न दोस्तों यहाँ से बहुत बनते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से राम भक्ति काव्य धारा का कवि नहीं है, निर्गुण कवि नहीं है, भक्ति काल का कवि नहीं है, रीतिकाल का कवि नहीं है, रीतिकाल की जो काव्य धाराएं थी उनका अलग से पूछ लिया जाता है। तो आपको डिफाइन करने आना चाहिए कि कौन सा जो साहित्यकार या कवि लेखक है वो कौन से काल से संबंध रखता है, कौन सी विचारधारा से संबंध रखता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत होगा, असुमेलित
सम्मिलित होगा। इनमें से एक आपके संपादक या लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आपका चौथा विकल्प सही जाएगा, ब्राह्मण पत्रिका ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बल्कि ये किसकी है दोस्तों? ये किसकी है दोस्तों? ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, ठीक है, या प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है दोस्तों। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही जाना चाहिए? तीसरा विकल्प सही जाना चाहिए। आप मुझे बताएंगे कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है, यहाँ पे न हलंत है, ठीक है। हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है, कौन सा है दोस्तों? जानकी मंगल, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका का निर्वहन किया था। अगला देखिए, साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो किसके लिए कहा है दोस्तों? किशोरी लाल गोस्वामी के लिए कहा है। चलिए अगला देखिए, भारतेंदु युग के साहित्यकार ने बिहारी सत्सई की टीका बिहारी बिहार नाम से लिखी। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न इस तरह से बना है कि भारतेंदु युग का वो कौन सा साहित्यकार था जिसने बिहारी सत्सई की टीका बिहारी बिहार नाम से लिखी थी? तो कौन था वो? अंबिका दत्त व्यास दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का कानन डायल किस उपन्यासकार को कहा जाता है? तो दोस्तों गोपाल राम गहमरी जी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो कानन डायल जो दोस्तों ये अंग्रेजी लिटरेचर के अंग्रेजी साहित्य के जासूसी उपन्यासकार थे, और हिंदी में कौन थे? गोपाल राम गहमरी जी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, इस कारण इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। अगला देखिए, इनमें से चंद्र देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, तो कौन सा है दोस्तों? दोस्तों तीन आपके विकल्प ऊपर देख लीजिए ध्यान से, और 3-4 विकल्प ये है, तो यहाँ पे अंतिम सही विकल्प है आपका सभी हैं दोस्तों। देवकीनंदन खत्री बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के से इनके जो उपन्यास है प्रश्न पूछा जाता है, नेट जैसी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न बना यहाँ से। अगला देखिए, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित प्रहलाद चरित्र कितने दृश्यों का नाटक है? तो दोस्तों ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था, तो 11 दृश्यों का नाटक है। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सी कृति गौरक्षा से संबंधित या गौरक्षा के लिए लिखी गई थी? ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा निस्साय हिंदू, राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न नेट में बना था दोस्तों, ये परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया उपन्यास था दोस्तों, परंतु इस ये छपा यानी कि प्रकाशित हुआ था, ये बाद में हुआ था, 1886 ईस्वी के आसपास ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। जिस कारण से हिंदी का पहला उपन्यास नहीं माना जाता, परंतु हिंदी के जो आरंभिक उपन्यास है उस श्रेणी में इस उपन्यास को गिना जाता है, ठीक है। जैसे भाग्यवती को गिना जाता है, ठीक है, उसी तरह से परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठीक है, इस तरह के जो उपन्यास है इन्हें आरंभिक उपन्यासों की श्रेणी में गिना जाता है कि इनके हिंदी के आरंभिक उपन्यास, ठीक है। तो ये आपको मैंने बात बता दी, और ये प्रश्न एक बार नेट में पूछा भी गया था। अगला देखिए दोस्तों, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का राग कौन अलापता रहता था? प्रश्न बहुत बार बना है दोस्तों, तो कौन अलापता रहता था दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए, खड़ी बोली आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों 1887 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन का प्रारंभ किया था अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। दोस्तों आपको अगर खड़ी बोली आंदोलन पढ़ना होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ब्रजभाषा के जो दोस्तों कवि थे, ठीक है, वो ब्रजभाषा की को काव्य भाषा बनाने के पक्ष में थे, और कुछ एक जो खड़ी बोली के पक्षधर थे उनमें से आपका अयोध्या प्रसाद खत्री है, ठीक है, श्रीधर पाठक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत से साहित्यकार थे दोस्तों, कवि थे, जो खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रचलित करना चाहते थे या अपनाना चाहते थे। और जो ब्रज भाषा के थे दोस्तों, उनमें से प्रताप नारायण मिश्र थे आपके दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त, इस तरह के बहुत सारे जो ब्रजभाषी थे वो ब्रज भाषा को अपनाना चाहते, ठीक है। तो खड़ी बोली आंदोलन चला था दोस्तों एक, ठीक है, 2-3 साल तक खड़ी बोली आंदोलन चला था, ठीक है, और इसके प्रारंभकर्ता थे अयोध्या प्रसाद खत्री, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए, हिंदी के विद्यार्थी हो तो आपको खड़ी बोली आंदोलन पढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके नेट के सिलेबस में भी है ये। इनमें से देखिए दोस्तों, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली काव्य की कितनी स्टाइलें या शैलियां बताई हैं दोस्तों? तो खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने झंडा खड़ा किया था, ठीक है, जो आंदोलन शुरू किया था उन्होंने, वो खड़ी बोली की स्टाइलें बता रहे थे, उनकी शैलियां बता रहे थे कि खड़ी बोली कितने तरह से लिखी जा सकती है। तो कितनी स्टाइलें बताई थी? 5 स्टाइलें बताई थी या 5 शैलियां बताई थी। अगला देखिए दोस्तों, निर्धन दिन दिन होत है भारत बुब सब भांति, पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? तो ये पंक्तियां दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना है, तो प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना दोस्तों लोकोक्ति शतक है। अगला देखिए दोस्तों, विलायत में
दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर किसने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एक ऐसे इंडियन थे, ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें विलायत में यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड की संसद में उन्हें एक सदस्य के रूप में चुना गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उस संसद के जो सदस्य थे आपको पता ही है, जो इंग्लैंड के या जो भी अंग्रेज या श्वेत जो लोग थे, ठीक है, श्वेत लोगों को क्या करते थे? शोषण करते थे, उनका काला कहते थे उनको। ठीक है, तो उनको काला कहे जाने पर, ठीक है, क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। तो किसने लिखी थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने लिखी थी। प्रश्न बहुत बार ये बना है दोस्तों, और आपसे आगे बनने की पूरी संभावना है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से अश्वमेलित है दोस्तों, एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है और दूसरी तरफ उनकी शैली है या छंद है, और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। बंदर सभा पैरोडी शैली बिल्कुल सत्य है। उर्दू का स्यापा स्यापा समिधन मधुमास गाली, नए जमाने की मुकरी मुकरी है दोस्तों। वर्षा विनोद प्यार छंद बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये लावनी छंद में है, प्रश्न पूछा जा सकता, तो आपको ध्यान देना। अगला देखिए दोस्तों, मेरे तो साधन एक ही हैं जगनंद लल्ला वृषभानु दुलारी। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? ये पंक्तियां दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। मैंने पहले भी कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, जो कि कृष्ण भक्त संप्रदाय है। और यहाँ पे इन पंक्तियों से भी कृष्ण भक्त की क्या आ रही है? हमें एक कृष्ण भक्ति की बास आ रही है, सुगंध कह सकते हैं, बास नहीं कहेंगे, बास तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सुगंध यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो अवर नाम से लिखते थे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, अचरज हो तो तुम हो सम गोरे बाज तकारे तासों कार है शब्दों पर है बारे। तो पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की हैं। और ये कौन सी, किससे संबंधित पंक्तियां हैं? दादा भाई नौरोजी को जो काला कहा था उससे संबंधित ये पंक्तियां हैं। चलिए अगला देखिए, खड़ी बोली का पद्य पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो ये अयोध्या प्रसाद खत्री की है, जिन्होंने खड़ी बोली आंदोलन चलाया था। इनमें से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी और कवि वचन सुधा। तो स्त्री शिक्षा से कौन सी संबंधित थी? बाला बोधिनी या बाल बोधिनी। ठीक है, जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। अगला देखिए, रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे माना है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अर्थ में जातीय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। अगला देखिए, नाटक नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबको ही पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कई विद्वानों के अनुसार ये पहली आलोचना की पुस्तक है। चलिए अगला देखिए, इनमें से चौखंबा स्कूल के संस्थापक थे तो कौन थे दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और वर्तमान में चौखंबा स्कूल जिसकी संस्था की स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इसे हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, आपको मजे से और आनंद से इसको पढ़ना है, तभी आपको आनंद आएगा। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को, ठीक है, जब इन चीज़ों को आप बोरिंग समझ के या एक भार समझ के पढ़ेंगे, तो मैं तो कहूँगा कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसको आनंदमय रूप से तन्मय होके पढ़ना है आपको, फिर आप देखिए कि आपका क्या क्या नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। दोस्तों आपको पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 17 नाटक लिखे, उनमें से उनके कुछ अनुदित हैं और कुछ मौलिक हैं। ठीक है, तो उनके यहाँ पे प्रश्न इस तरह से बन सकता है। ठीक है, यहाँ से आपके अनुदित भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इनका मौलिक नाटक है वो है प्रेम जोगिनी। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, धीर नगरी का नाट्य रूप क्या है दोस्तों? 2 ऊपर विकल्प हैं, 2 नीचे हैं, तो आपका यहाँ पे विकल्प प्रहसन पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, रो बहु सब मिले के अब हो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक की ये पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के भारत दुर्दशा नाटक से और नेट के सिलेबस में हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
अगला देखिए, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ये कथन है, परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको विशेष ध्यान देना है। तो 2 विकल्प ऊपर, 2 ये नीचे, और ये दोस्तों कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला देखिए दोस्तों, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, जिसने कहा है। ठीक है, तो किसने कहा है दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों। ठीक है, परंतु ऊपर का जो विकल्प है मुझे रामचंद्र शुक्ल नहीं लग रहा है। भारतेंदु को साहित्य जनवादी, दोस्तों ये रामविलास शर्मा का कथन है, यहाँ पे गलती से मुझे दूसरा हो गया है। ठीक है, तो ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। ठीक है, ये जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, यहाँ पे हम रामचंद्र शुक्ल जी हमारे दिलो दिमाग में इस तरह से बस गए होते हैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के, कि उनको हर जगह रामचंद्र शुक्ल ही दिखता है। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को क्या कहा है, तो नई धारा प्रथम उत्थान कहा है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए, भारतेंदु को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, तो दोस्तों भारतेंदु को डॉक्टर नगेंद्र ने नवजागरण काल कहा है। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना का आरंभ किन लेखकों से माना है, तो बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से माना है। अंतिम विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, तो दोस्तों परीक्षा गुरु को माना है। अगला देखिए, द्विवेदियों का नाम किसके नाम पर पड़ा, बहुत आसान सा, भारतेंदु जो हमारा खत्म हो रहा है, अब हम द्विवेदियों को देख रहे हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों। अगला देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला था, तो अगला यहाँ पे विकल्प है आपका अंतिम सही हो जाएगा दोस्तों, 1903 में संभाला था। ठीक है, अगला देखिए, भारत भारती के रचयिता कौन है, बहुत आसान सा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त 1912। इसका प्रकाशन वर्ष, इस रचना के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी जाती है। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो दोस्तों हेमंत रंगिणी नहीं है, क्योंकि ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला देखिए, किसका संबंध झांसी चिरगाम से है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त हो जाएगा। आपका अंतिम विकल्प सही है, यानी कि दोनों हैं ये। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त। इनमें से कौन सी कृति रामधारी त्रिपाठी की है, तो दोस्तों स्वपन इनकी कृति है। अगला देखिए, साकेत का मूल उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों साकेत का मूल उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य यही था। साकेत किस भाषा का शब्द है, पूछा जा सकता है दोस्तों, तो पाली भाषा का शब्द है साकेत, और साकेत का अर्थ क्या होता है, अयोध्या। अगला देखिए, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है, दोस्तों श्याम नारायण पांडे। बहुत आसान सा प्रश्न था। और वीरसपूर्ण ये दोस्तों आपका काव्य है या महाकाव्य है, दोस्तों यहाँ पे अभिलाषा नहीं है, चाह है, एक फूल की चाह। एक फूल की चाह कविता किसकी है दोस्तों, तो सियाराम शरण गुप्त जी की है दोस्तों। ठीक है, और ये पूछी जा सकती है, दलित विमर्श से संबंधित ये कविता और दीर्घ कविता की श्रेणी में से रखा जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी दोस्तों, तो सबको ही पता है, भारत भारती। अगला देखिए दोस्तों, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो उद्धृत पंक्तियां हैं दोस्तों कौन से ग्रंथ से ली गई हैं, तो यशोधरा से ली गई हैं। चलिए अगला देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, बहुत आसान सा प्रश्न है, 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, चिंतामणि घोष इसके संस्थापक थे। अगला देखिए, स्वदेशी कुंडल किस कवि की रचना है, तो दोस्तों राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। अगला देखिए दोस्तों, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। किसने कहा था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको पता ना हो तो आप मुझे तब भी बताइए, मैं बता दूंगा आपको किसने कहा था। अगला देखिए, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, दोस्तों श्रीधर पाठक जी को दिया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा है, दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल का पढ़िए, आपको सामंजस्यवादी कवि वहां पे देखने को मिल जाएगा। राष्ट्र कवि किसने कहा था, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, ऊपर ही पूछ के आया मैं। ठीक है, बताने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, किसने दी थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने दी थी। हाँ, ये पूछा जा सकता कि कब दी थी, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ फिर आपको। ठीक है, अगला देखिए, कवासी रचना किसकी है, दोस्तों ऊपर विकल्प देख लिया, तो कवासी रचना दोस्तों आपकी है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगला देखिए, दिनकर की कौन सी कृति में काम अध्यात्म का वर्णन आया है, तो उर्वशी में आया है दोस्तों। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राम और काम का द्वंद्व किस कृति में आया है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला देखिए, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का
पहला महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है? बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रिय प्रभास है, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, 1910 का प्रकाशन है। हरिऔध इसके रचनाकार है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? तो दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से किस कवि का जन्म वर्ष 1886 और मृत्यु वर्ष 1964 है? तो दोस्तों ये हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष है। अगला देखिए, प्रभाव और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, झांसी की रानी शीर्षक कविता किसकी है? ठीक है, तो ये दोस्तों किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है दोस्तों। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह की पंक्तियां। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी मंडल का नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ये आप मुझे बताएंगे। तो दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन जी नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। अगला देखिए, द्विवेदी का कौन सा कवि ब्रज कौकिल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सत्यनारायण कवि रत्न जी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, द्विवेदी के किस कवि को ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों? सत्यनारायण कवि रत्न को माना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने किस छद्म नाम से सरस्वती में रचना छापते थे? दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के, मैं कहूँगा, एक ऐसे लेखक संपादक हुए हैं, कवि हुए हैं, जिन्होंने अपने अनेकों छद्म नाम से बहुत सारी रचनाएं छापी हैं। ठीक है, उनमें से एक दोस्तों भुजंग भूषण भट्टाचार्य भी था। ठीक है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है, त्रिशूल उपनाम से कौन लिखता था दोस्तों? गया प्रसाद शुक्ल सने ही लिखते थे। गर्ग सिंह वर्मा दोस्तों निराला को कहा गया है। कलाधर नाम से दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। अगला देखिए, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है? तो दोस्तों साकेत नहीं है भ्रमर गीत परंपरा, क्योंकि ये राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित ग्रंथ है। अगला देखिए दोस्तों, प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या था? प्रश्न बन सकता है दोस्तों। जब प्रियवास छपा था तो उसका पूर्व नाम था, यानी कि जब छपा था उस समय उसका नाम था ब्रजांगना विलाप। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? दोस्तों श्रीधर पाठक जी को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का पहला कवि। अगला देखिए, खड़ी बोली का महाकाव्य जिसमें राधा कृष्ण का युग अनुरूप परिवर्तन कर दिया गया। दोस्तों विशेष ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में भी है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है, तो आप समझ सकते हैं। दो विकल्प आपके ये हैं दोस्तों, और दो नीचे थे। तो किसको कहा गया दोस्तों? प्रिय प्रभास में कृष्ण और राधा के युग अनुरूप परिवर्तन कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे कृष्ण और राधा को संसार या विश्व रूपी सेवक, यहाँ पे मानव रूपी सेवक यहाँ पे चित्रित किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा गोल्डस्मिथ के डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया था? दोस्तों श्रीधर पाठक जी ने किया था। अगला देखिए दोस्तों, द्विवेदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? तो कौन लिखता था दोस्तों? सॉरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते थे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से करते थे? तो दोस्तों त्रिशूल उपनाम से करते थे। दोस्तों मैंने ऊपर आपको गलत बता दिया। ठीक है, त्रिशूल नाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ना कि आपको राय देवी प्रसाद पूर्ण है। ठीक है, अगला देखिए, द्विवेदी का अन्य नाम क्या है? दोस्तों द्विवेदी का अन्य नाम है जागरण सुधार काल, जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने दिया। अगला देखिए, इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस काल की विशेषता है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, द्विवेदी की विशेषता है। अगला देखिए, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों स्वच्छंदतावादी कवि के नाम से उनको पुकारा जाता है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, आपको विशेष ध्यान देना है, वीडियो को पॉज कर लेना है अगर आपको पता ना चले तो। अगला देखिए दोस्तों, साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है 1931 है। अगला देखिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से मिली थी? तो दोस्तों कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध से मिली थी, जो कि सरस्वती में 1908 में छपा था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से उसको छापा था। अगला देखिए, बेकन के निबंधों का बेकन विचार रत्नावली नाम से अनुवाद किसने किया था? दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? दोस्तों बैतालिक नहीं है, क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। अगला देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? दोस्तों ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बड़े अकल के पाठकों के लिए ये निबंध लिखे गए हैं। अगला देखिए दोस्तों, आपने क्रोधाष्टक थोड़े ही समय में लिखा होगा, परंतु उसे ठीक करने में हमें 4 घंटे लगे, मैथिली शरण गुप्त के लिए किसने कहा? दोस्तों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इसके संबंध में आपको बताता हूँ, क्रोधाष्टक नामक की मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचना थी, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने सरस्वती पत्रिका में छापने के लिए
भेजी थी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने भेजी थी क्योंकि ये सत्यवती पत्रिका के उस समय संपादक थे, ठीक है। परंतु उसमें जो एडिटिंग करने को, उनको संपादन करने में 4 घंटे लगे, इस कारण उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्षोभपूर्ण ये उनको पत्र लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी को, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान देना। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, ठीक है, इनमें सभी हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की सिख धर्म से संबंधित रचना है दोस्तों, गुरुकुल नामक सिख धर्म से संबंधित इनकी रचना। अगला देखिए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त के नाटक रूपक नहीं है तो दोस्तों कृष्णार्जुन युद्ध नहीं है, बाकी इनके हैं। कृष्णार्जुन युद्ध जो है दोस्तों ये किसका है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है हेमंत और गुणवंत। हेमंत किसके दोस्तों, श्रीधर पाठक की पहली कविता है। अगला देखिए दोस्तों, गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था। माइकेल मधुसूदन दत्त तो बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं या लेखक हुए हैं या साहित्यकार हुए हैं, ये मान सकते, तो मधुप नाम से की थी। अगला देखिए दोस्तों, अखबार ए चुनार और कोहिनूर पत्रिका के संपादक थे तो दोस्तों बालमुकुंद गुप्त थे, ठीक है। और ये दोनों अखबार या पत्रिकाएं दोस्तों उर्दू की हैं। अगला देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच किस शब्द को लेकर बहस हुई थी। अनस्थिरता शब्द को लेकर दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, रामचरित चिंतामणि किसका काव्य है दोस्तों, ये दोस्तों रामचरित उपाध्याय का है, 1920 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। अगला देखिए दोस्तों, शंकर सरोज और गर्भरंडा रहस्य किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, तो ये रचनाएं किसकी दोस्तों, नाथूराम शर्मा शंकर जी की हैं। अगला देखिए, इनमें से राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना नहीं है तो दोस्तों राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना अनुराग रत्न नहीं है। अगला देखिए, काव्य विनोद और साहित्य बाष्पति की उपाधि किसे प्राप्त थी, 2 विकल्प ये 2 ये दोस्तों, तो ये लोचन प्रसाद पांडे जी को प्राप्त थी। अगला देखिए दोस्तों, वीर सत्य किसकी रचना है दोस्तों, योगी हरि जी की रचना है। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है दोस्तों, छायावाद का प्रवर्तक दोस्तों मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त जी को माना है, चारे रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों, ठीक है। परंतु उन्होंने ज़्यादा जो इस महत्ता दी है वो मुकुटधर पांडे को ही दी है दोस्तों। हमारा छायावाद हम शुरू हो गया है, ठीक है। अब तक हम छायावाद पे बातचीत करते हैं। छायावाद की बृहत्त्रयी और लघुत्रयी किसने बनाई थी तो दोस्तों छायावाद की बृहत्त्रयी और लघुत्रयी यानी कि बृहत्त्रयी यानी कि बड़े कवि, ठीक है, और लघुत्रयी यानी कि 3 छोटे कवि और 3 बड़े कवि, ये नंद दुलारी वाजपेयी जी ने बनाई थी। अगला देखिए, छायावाद का कौन सा कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था तो दोस्तों पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी। अगला देखिए, इनमें से छायावाद की बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है तो दोस्तों छायावाद की बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा जी शामिल नहीं है। इनमें से छायावाद की लघुत्रयी में शामिल नहीं है तो दोस्तों मोहनलाल महतो योगी नहीं है, ठीक है, परंतु ये छायावादी कवि जरूर हैं। अगला देखिए, किस विद्वान ने छायावाद की लघुत्रयी में संशोधन करके भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को स्थान दिया तो किसने दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला देखिए दोस्तों, निराला कृत तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है तो ये प्रगतिवादी कविता है दोस्तों, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, इस तरह की ये पंक्तियां हैं। अगला देखिए, इनमें से किस कवि को महाप्राण के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों किसको जाना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अगला देखिए दोस्तों, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है तो दोस्तों कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, प्रतिविज्ञ दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अगला देखिए दोस्तों, इस कवि के काव्य का विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ, यहाँ पे वो लगा लीजिए, ठीक है, नव मानवतावाद के रूप में हुआ है तो सुमित्रानंदन पंत का। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस कवि ने किया था या कौन करता था तो निराला जी करते थे। और मतवाला के नाम के आधार पर ही दोस्तों निराला जी ने अपना उपनाम निराला रख लिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है दोस्तों। प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों आपका हो जाएगा झरना, क्योंकि इसका 1918 प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, 1918, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रचना की बात की गई है दोस्तों, ना कि कविता की बात की गई है, ठीक है। कविता आगे होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों, सबको ही पता 1916 है,
ठीक है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए उसको छापने से सरस्वती में मना कर दिया था। अगला देखिए, इनमें से किस कवि को ओज और औदात्य का कवि कहा गया था दोस्तों? निराला जी को कहा गया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, फिर पंत की किस काव्य कृति में भाषा अलंकार छंद शब्द चयन के संबंध में लंबी भूमिका है? तो 2 विकल्प आपके ऊपर 2 नीचे हैं, तो किस में है दोस्तों? पल्लव में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते यहाँ चले। ठीक है, इस तरह की पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां किसकी है दोस्तों? आपने मुझे बताना है। तो किसकी है दोस्तों? भगवती चरण वर्मा जी की है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, कुकुमुता कविता किसकी है दोस्तों? तो बहुत महत्वपूर्ण कविता को ये आपकी कविता है दोस्तों, व्यंग्य पूर्ण कविता है। ठीक है, हास्य व्यंग्यपूर्ण आप किसको कविता को कह सकते हो? इसका जो स्वर है वो प्रगतिवादी निराला जी की कविता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना निराला की जीवनी के लेखक कौन है? दोस्तों रामविलास शर्मा है। 3 भागों में ये रचित है दोस्तों। 1969 में पहला इसका भाग आया था दोस्तों, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत भी है। ठीक है, अबे सुन बे गुलाब गर पाई तूने खुशबू रंगो आब, खून चूसा तूने खाद का अशिष्ट, डाल पर इतरा है कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, इसमें से गुलाब जो है, ठीक है, गुलाब शब्द जो है किसका प्रतीक है? ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो जबान फिसल सकती है। ठीक है, तो कुछ का कुछ और भी बोला जा सकता है, परंतु मैं ध्यान रखूँ किस और का और ना हो जाए, कुछ ज़्यादा ही गंदा ना हो जाए। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखूंगा मैं। तो इसमें गुलाब जो दोस्तों वो पूंजीपति का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों। तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है दोस्तों। मैं अब खाना खा लेता हूँ, ठीक है, तो आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन वीडियो है। ठीक है, तो खाना खा लेता हूँ तब तक। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आगे, और अगला हमारा प्रश्न है, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प दूसरा सही जाएगा, नरेंद्र शर्मा का है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इनमें से किस कवि की रचना इनमें से कौन सी रचना वो निराला की नहीं है? ठीक है, तो निराला की कौन सी रचना नहीं है? सोखोचवास, क्योंकि ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। दोस्तों अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? तो दोस्तों चिदम्बरा। ठीक है, 1968 सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी की पहली कृति जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला देखिए दोस्तों, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया सो। ठीक है, मैं किसके जीवन का सत्य व्यक्त हुआ? ये जो पंक्तियां हैं कि इन पंक्तियों में किसका जीवन सत्य अभिव्यक्त हुआ, ये आपको बताना। तो किसका हुआ है? निराला जी का। ठीक है, अगला देखिए, अगला दोस्तों, कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? ठीक है, तो कामायनी की जो पात्र है दोस्तों ईड़ा, उसका प्रतीकार्थ है बुद्धि हृदय का, श्रद्धा मन का, मनु दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, छायावाद उससे राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता तो दूसरी ओर विदेशी प्राधीनता से युक्त। कथन किसका है दोस्तों? ये कथन दोस्तों छायावाद के संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। ठीक है, अगला देखिए, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? दोस्तों छायावाद को शक्ति काव्य की बात की जा रही है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना था? दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए दोस्तों, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। ठीक है, एक परिभाषा होती है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, एक यहाँ पे नहीं है, बरंथो थी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंत साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन किसका है दोस्तों? रामविलास शर्मा का है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे या लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है, तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता है दोस्तों वो सावन पंचक है। ठीक है, अगला देखिए, इसी संबंधित और वे। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता की बात की जा रही, तो छायावादी कविता है दोस्तों इनकी प्रथम प्रभात। अगला देखिए, इनमें से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की दोस्तों परिमल नहीं, क्योंकि निराला जी की। अगला देखिए दोस्तों, छायावाद तत्वता प्रकृति की जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन जो सर्वात्मवाद है। परिभाषा किसकी है दोस्तों? ये महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, अगला देखिए, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो दोस्तों ये कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला देखिए, मुकुटधर पांडे द्वारा रचित लेख हिंदी में छायावाद कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था दोस्तों? श्री शारदा पत्रिका में। दोस्तों सुशील कुमार का भी 1920 में ही एक लेख प्रकाशित होता है। ठीक है, हिंदी में छायावाद वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ से प्रश्न, तो आपको विशेष ध्यान देना है इसके संबंध में। अगला देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो दोस्तों प्रभाकर माचबे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला देखिए, इनमें से किस कवि विद्वान ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र हो गए, कैलाश चंद्र जोशी हो गए, इन्होंने भी जयशंकर प्रसाद को माना और वर्तमान में स्वीकृत भी। अगला देखिए, निराला को आधुनिक भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, निराला को आधुनिक भाषा का डिक्टेटर तो किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था आपका द्वारका प्रसाद सक्सेना जी ने। अगला देखिए, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये परिभाषा किसकी दोस्तों? मुझे लगता है कि सबको ही पता होगी, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। ठीक है, तो बहुत आसान थी, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी थी वो अभी देख सकते हैं। निराला तुलसीदास में कितने छंद है? दो विकल्प आपके ये रहे और दो नीचे हैं, तो कितने छंद है दोस्तों? 101 छंद हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, कामायनी में कितने सर्ग है? बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, 15 सर्ग हैं। ठीक है, पहले सर्ग और अंतिम सर्ग यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला ठीक है, इनमें से कामायनी के पहले और अंतिम सर्ग का नाम क्या है? तो दोस्तों पहले का नाम चिंता और अंतिम का आनंद है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? दोस्तों शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था। अगला देखिए, इनमें से प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों सॉरी, प्रसाद जी को, यानी कि जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को कहा जाता है। ठीक है, औजरोदात के कवि निराला को कहा जाता है। ठीक है, रहस्यवाद के अधिक निकट महादेवी वर्मा को रामचंद्र शुक्ल ने माना। अगला देखिए, इनमें से निराला की रचना नहीं है दोस्तों, तो आपको बताने की कौन सी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सभी रचनाएं निराला जी की हैं ये। ठीक है, चार चार आपने विकल्प देख लिए होंगे। इनमें से किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो कौन सी रचना है दोस्तों जिसका प्रकाशन वर्ष जो वो सही नहीं है? दोस्तों ये आपने मुझे आप मुझे बताइए कि किसका प्रकाशन वर्ष जो वो सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे गीत गुंज का नहीं है, क्योंकि इसका 1954 है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, पंत का लोकायतन महाकाव्य किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न था आपके लिए, जिन विद्यार्थियों को पता होगा या जिनको नहीं था पता वो अब लगा लीजिए पता। ठीक है, महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कभी तक भी मुक्ति होती है? दोस्तों निराला ने किसकी भूमिका में ये कहा है? दोस्तों आपको पता है कि मुक्त छंद की जो प्रयोक्ता है या मुक्त छंद के जो जन्मदाता है वो कौन है दोस्तों? निराला जी हैं। ठीक है, तो निराला जी ने ये परिभाषा या मुक्त छंद के संबंध में या काव्य शास्त्र के संबंध में अपनी कौन सी जो वो काव्य ग्रंथ है, कौन सा काव्य ग्रंथ है उसकी भूमिका में कहा है दोस्तों? परिमल की भूमिका में कहा, 1929 का प्रकाशन है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, निराला के राम की शक्ति पूजा का उपजीव्य आधार ग्रंथ क्या है? दोस्तों कृतवास रामायण, जो कि बांग्ला भाषा में रचित है, बंग रामायण भी आपको ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको ध्यान देना। अगला देखिए, निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा थी किसने कहा? नेट जैसी परीक्षा में एक बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो आपको विशेष ध्यान देना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से किसका जन्म वर्ष सही नहीं है? दोस्तों ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी का सही नहीं है, बाकी सबका सही है, 1907 है इनका। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से पंत की छायावादी रचना नहीं है। पंत जी की छायावादी रचना कौन सी नहीं है दोस्तों? अतिमा नहीं है। आगे देखिए किस तरह से पंत पे प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पंत पे किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि जबान भी फिसल रही हो। ठीक है, तो आप समझ आइएगा, इनमें से पंत की प्रगतिवादी रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? लोकायतन नहीं है प्रगतिवादी रचना इनकी। ठीक है, अगला देखिए, में से पंत की अंतस चेतनावादी रचना नहीं है, अंतस चेतनावादी या अरविंद दर्शन से प्रभावित, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? चिदम्बरा नहीं है, बाकी सभी हैं। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से पंत की कौन सी रचना जो वो नव मानवतावादी नहीं है? नव मानवतावाद की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, ये पंत जी की दीर्घ कविता जो कि छायावाद से प्रभावित है, छायावादी रचना है वो। इनमें से किसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है दोस्तों? पल्लव 1928, ठीक है, युगांत 1936, ग्राम्य 1940, वर्णकिरण 1985, ये गलत है, 1947 का प्रकाशन है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला देखिए, इनमें से किसको संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा गया दोस्तों? पंत को कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीणा पाणी किसने कहा था? दोस्तों महादेवी वर्मा जी को हिंदी की विशाल मंदिर की बीणा पाणी कहा था निराला जी ने। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किस संकलन की भूमिका हरिओ जी ने लिखी थी? दोस्तों महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह निहार की भूमिका हरिओ जी ने लिखी थी। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है दोस्तों? ये आपने मुझे बताना कि कौन छायावादी कवि नहीं है। उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, जनार्दन प्रसाद झाद्विज और केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं है, बाकी छायावादी कवि हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में ऋग्वेद के मंत्रों का अनुवाद है दोस्तों? तो सप्तपर्णा 1960 में है। ठीक है,
अगला देखिए महादेवी वर्मा के सर्वाधिक प्रिय प्रतीक कौन कौन से दोस्तों, बादल और दीपक हैं दोस्तों। तो अंतिम विकल्प सही है क और ख दोनों। इनमें से महादेवी वर्मा की रचना नहीं है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, सांध्य काकली, क्योंकि निराला जी की रचना और अंतिम रचना इनकी 1929 का प्रकाशन वर्ष है। अगला देखिए दोस्तों, निहार रश्मि नीरज सांध्य गीत दीपशिखा, ये आपके 5 विकल्प हैं। इनमें से यामा में किस संग्रह की कविताएं नहीं है, तो दोस्तों किसकी नहीं है, दीपशिखा की नहीं है, क्योंकि निहार रश्मि नीरजा की और सांध्य गीत की हैं। क्योंकि दीपशिखा का जो प्रकाशन 1942 में, यामा का प्रकाशन कब जाता है, 1940 में हो जाता है। 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से किसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है दोस्तों, निहार 1930, ठीक है, रश्मि 1932, यामा 1982 और सप्तपर्णा 1960 है। तो किसका दोस्तों, यामा का, क्योंकि यामा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और 1940 का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा छायावादी कवि अद्वैत वेदांत से प्रभावित था, तो दोस्तों निराला जी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, छायावाद को मधुचर काव्य किसने कहा है, तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों आपके लिए। अगला देखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है, तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है दोस्तों। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब छायावाद के संबंध में चार रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं तो उन्होंने पंत जी पर ही 10 से 12 पेज दिए हैं, बाकी प्रसाद पे, निराला और महादेवी वर्मा पर उन्होंने कम लिखा है, ठीक है, पंत के मुकाबले। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस छायावादी कवि को रहस्यवाद के दिग निकट माना है दोस्तों, तो महादेवी वर्मा जी को। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम कवि किसे माना, या उनके इतिहास ग्रंथ का अंतिम कवि कौन है, उनके इतिहास ग्रंथ जो है उसमें से अंतिम साहित्यकार कवि लेखक कौन है, किसका चित्रण आता है अंत में, मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरा पूछने का मकसद ये है। ठीक है, क्या है मकसद मेरा, कि उनके इतिहास में अंतिम कवि कौन है, यानी कि किस अंतिम कवि पे उनका जो वो इतिहास ग्रंथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि मुझे जैसे याद आ रहे हैं तो मैं आपसे पूछ जा रहा हूँ आपसे, 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है दोस्तों, ये पंत जी की 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगला देखिए, ज्योत्सना राजशेखर सौवर्ण शिल्पी, ये किसके काव्य या रूपक हैं दोस्तों, तो ये पंत जी की हैं। ठीक है, नाटक या रूपक। अगला देखिए, छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है दोस्तों, छायावाद पुनर्मूल्यांकन पंत जी का है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने माना दोस्तों। ठीक है, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला जी ने माना था दोस्तों। अगला देखिए, कामायनी को असफल कृति किसने कहा। ठीक है, तो इंद्रनाथ मदान ने कहा था कामायनी को असफल कृति। अगला देखिए दोस्तों, कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षाशाला किसने कहा है दोस्तों, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य नहीं है, तो राह चली नहीं है दोस्तों, बाकी इनका गद्य साहित्य है। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से छायावादी कवि नहीं है, तो दोस्तों कौन नहीं है, नरेंद्र शर्मा नहीं है दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है, तो दोस्तों कौन नहीं है, हरिवंश राय बच्चन नहीं है, क्योंकि ये इलाहाबाद के कवि। अगला देखिए, इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। अब हमारा छायावाद यहाँ पे समाप्त हो गया दोस्तों, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा यहाँ पे आरंभ होती है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, विषाद नहीं, क्योंकि ये सियाराम शरण गुप्त जी की रचना। अगला देखिए, कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन कौन करता था, ये किसने किया था दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, त्रिधारा काव्य संग्रह में किसकी रचनाएं संकलित हैं दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और केशव प्रसाद पाठक के तीनों की हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बहुत जगहों पे सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा रचना और मुकुल काव्य संग्रह, परंतु दोस्तों ये त्रिधारा रचना थी, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के अलावा माखनलाल चतुर्वेदी और केशव प्रसाद पाठक की भी रचनाएं थी। आपको विशेष ध्यान देना, इसके संबंध में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा कवि जो राष्ट्र कवि में शरण गुप्त का छोटा भाई है, तो सबको पता है, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त है। ठीक है, 1895 में इनका जन्म हुआ था। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा निबंध माखनलाल चतुर्वेदी का है, तो दोस्तों साहित्य देवता अमीर राधे गरीब आधे दोनों हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं, तो दोस्तों ये सभी की सभी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास नहीं है, तो चॉकलेट नहीं, क्योंकि ये पांडे बेचैन शर्म उग्र का है। दोस्तों अगला देखिए, पंक्तियां हैं, रक्त है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू देकर शीश, ठीक है, जांच कर तू शीश देकर जवानी, पंक्तियां किसकी हैं, ये आपने मुझे बताना है। तो एक पंक्ति दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं, न सॉरी नहीं है, तो बालकृष्ण शर्मा की रचनाएं सभी रचनाएं हैं दोस्तों, ये बालकृष्ण शर्मा जी की। अगला देखिए,
हो जाने दो गर्क नशे में मत फटने दो फर्क नशे में, पंक्तियाँ किसकी, दो विकल्पों पर दो नीचे, तो किसकी हैं दोस्तों, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति हैं। अगला देखिए दोस्तों, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। उक्त पंक्ति किसकी दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है दोस्तों, पूछी जा सकती है आपसे। इनमें से सोहनलाल द्विवेदी की कौन सी रचनाएं हैं, तो दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी की सभी रचनाएं हैं दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो सभी रचनाएं दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि युगधारा तो नागार्जुन जी की रचना, परंतु सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है युगधारा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना इसके संबंध में। अगला देखिए दोस्तों, जागो हिंदू मुगल मराठे जागो मेरे भारतवासी, ये पंक्तियां किसकी दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी की हैं दोस्तों, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों, ठीक है। इस तरह की पंक्तियां जो हैं, ठीक है, ये दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां हैं दोस्तों, आपको विशेष ध्यान देना है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां नहीं हैं, ये अमिताभ बच्चन जी ने भी स्वीकार किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों, ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है, इस तरह की जो पंक्तियां हैं, यानी कि मोटिवेटेड पंक्तियां जिसको हम कहेंगे, ठीक है, यानी कि प्रेरणादायक पंक्ति जिनको कहते हैं, बहुत जगह आपने उदाहरण भी देखे होंगे, ठीक है। तो वो पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी की दोस्तों किसकी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। बहुत सारे लेखक विद्वान जो वो हरिवंश राय बच्चन जी की मानते हैं, परंतु वो हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन जी ने भी स्वीकार कर ली है बात, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पंक्तियां ही है, ठीक है। हम अनिकेतन हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या वतन, ठीक है। तो ये पंक्तियां दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह मुकुल है, ठीक है। उन्मादिनी, बिखरे मोती और सीधे साधे चित्र इनके कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान के। अगला देखिए, इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी नहीं है, तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्तों, ये आप ऊपर देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हैं, और एक नहीं है दोस्तों, एक फूल की चाकियों की, ये किसकी है, सियाराम शरण गुप्त जी की है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, तुम कहती हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। तो दोस्तों ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। इसमें वात्सल्य रस उत्पन्न हुआ है या प्रकट हुआ है। अगला देखिए, नूरजहां और विक्रमादित्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, तो गुरु भक्त सिंह है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से रामनेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, तो दोस्तों ये सभी की रचनाएं जो रामनेश त्रिपाठी जी की हैं। अगला देखिए, इनमें से रामनेश त्रिपाठी के उपन्यास नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है, गोद नहीं है, क्योंकि श्री राम शरण गुप्त के वाक्य इनके सब हैं, ठीक है। अगला देखिए, 30 दिन मालवीय जी के साथ नामक संस्मरण किसका, दोस्तों ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का है। अगला देखिए दोस्तों, बैरी दल को ललकार गिरी व नागन सी फफकार गिरी था, सोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये किसकी हैं आपको बताना है दोस्तों। तो ये श्याम नारायण पांडे जी की पंक्तियां हैं, हल्दी घाटी से संबंधित है, वीर रस पूर्णीय पंक्तियां हैं दोस्तों। और ये पूरा का पूरा महाकाव्य वीर रस या औज रस से क्या है, संबंधित है, या ओजस पूर्ण है ये निबंध। अगला देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, गौरावध किसकी रचनाएं हैं दोस्तों, तो ये श्याम नारायण पांडे जी की रचनाएं, पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देना। अगला देखिए दोस्तों, कृष्ण अर्जुन युद्ध किसका नाटक या रूपक है, तो दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी, 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अगला देखिए, पुराण पर्व किसका नाटक है, दोस्तों पुराण पर्व जो ये नाटक है ये सिया राम शरण गुप्त जी का है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से किसका जन्म वर्ष सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें किसका सही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका विकल्प अंतिम सही है, क्योंकि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 में होता है। भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है दोस्तों, भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। अगला देखिए, हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न था। मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, रामेश्वर शुक्ल अंजल को माना जाता है दोस्तों। इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम रचना है, तो ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। उनकी प्रथम रचना 13 हार है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है दोस्तों, तो भैरवी नहीं है, क्योंकि ये सोहनलाल द्विवेदी की है। अगला देखिए दोस्तों, खादी की फूल रचना बच्चन की किसको समर्पित रचना है, तो दोस्तों ये खादी की जो फूल है दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी को समर्पित है दोस्तों। ये संयुक्त रूप से लिखी गई रचना है बच्चन सिंह और, तो सॉरी, हरिवंश राय बच्चन और पंत जी द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, बीत गई सो बात गई मानो वो बेहद प्यारा, तो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां दोस्तों, बहुत ज़्यादा जगहों पे आपको उदाहरण दिए रहते हैं, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी भगवती चरण वर्मा की काव्य रचना है दोस्तों, भगवती चरण काव्य वर्मा की कौन सी काव्य रचनाएं हैं, ये आपने मुझे बताना है। तो इनमें सभी हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये आपको विकल्प, ठीक है। अगला देखिए,
इनमें सभी हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, अतीत के गर्त से संस्मरण किसका दोस्तों, भगवती चरण वर्मा जी का है दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से जानकी वल्लभ शास्त्री की कविता संग्रह है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अंतिम विकल्प सही है, क्योंकि इनमें सभी जो संग्रह हैं ये किसके हैं दोस्तों, जानकी वल्लभ शास्त्री जी के छायावादी कवि थे ये। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित कविताएं भी इनकी या रचनाएं भी इनकी देखने में मिलती हैं। इनमें से हरिकृष्ण प्रेमी की काव्य रचना नहीं है दोस्तों, तो अग्निगान की नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं दोस्तों, हरिकृष्ण प्रेमी जी के सभी नाटक हैं इनमें से, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। तो दोस्तों सभी जो रचनाएं हैं वो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचनाएं हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से नरेंद्र शर्मा की रचना है। तो दोस्तों इनमें से सभी रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी की है, ध्यान से देख लीजिए, आपको मैं विकल्प फिर से दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सभी रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी की। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, इनमें से सभी रचनाएं गोपाल सिंह नेपाली के। मैं इतने विकल्प इसलिए ला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रश्न आपसे यहाँ से बनेगा दोस्तों, तो आपको इसका ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा इस तरह का, तो आपको इसका ध्यान देना है, इसलिए मैं इतने सारे विकल्प आपको लेके आ रहा हूँ। इनमें से आर सी प्रसाद सिंह की रचनाएं हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कि कौन सी। आर सी प्रसाद छायावादी कवि थे विशेषता, ठीक है। तो इनकी सभी रचनाएं हैं दोस्तों, एक कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पांच जन्य, बुद्ध और नाचकर किसका काव्य संग्रह है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। अगला देखिए, इनमें से किसका जन्म वर्ष 1907 से 1907 दोस्तों इनका जन्म वर्ष है, और 2003 में मृत्यु है। तो किसका है दोस्तों, ये आपने मुझे बताने थे दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी का ये, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोग। तो दोस्तों प्रगतिवाद हमारा शुरू हो रहा है, तो प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोग तो दोस्तों मुक्ति बोध जी थे, आपको विशेष ध्यान देना है। और प्रयोगवाद के, या प्रयोगवाद आएगा तो हम तब बता देंगे। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है दोस्तों, 1936 से 1943 है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से प्रगतिवादी कवि नहीं है दोस्तों, तो कौन नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र जी नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1935 में हुई थी। अगला देखिए दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना दोस्तों लखनऊ में हुई थी दोस्तों 1936 में दोस्तों, और इसकी सॉरी 1935 में दोस्तों, और इसका जो अध्यक्ष थे पहले इस प्रगतिशील लेखक संघ के, वो थे मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, क्षमा सोवती उस वचन को जिसके पास गर्ल हो, किसकी पंक्ति है दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे विकल्प नहीं दिए गए, दिनकर जी की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है, विकल्प यहाँ पे नहीं है, दिनकर जी की पंक्तियाँ दोस्तों। अगला देखिए, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से कविता लिखते थे, तो नागार्जुन लिखते थे, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है। इनमें से मार्क्सवाद पर आशा रखने वाला कवि नहीं है, तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, बाकी तो सभी होंगे। अगला आप देख सकते हैं, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन या सिद्धांत से दोस्तों, मार्क्सवाद से है, ठीक है, आपको पता ही होगा। अगला देखिए दोस्तों, प्रेत का बयान नामक जो कविता है वो किसकी है, नागार्जुन की दोस्तों, ठीक है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, तो ये पंक्तियां किसकी है, आप कविता किसकी, तो नागार्जुन की है, ठीक है। बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का उपनाम है, दो विकल्प आपके ऊपर, दो नीचे, तो किसका नाम दोस्तों, नागार्जुन का है दोस्तों, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रगतिवाद की पहली रचना किसे माना है दोस्तों, तो ग्राम्य को माना है दोस्तों, प्रगतिवाद की पहली रचना डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। अगला देखिए दोस्तों, रामेश्वर करुण सत्य क्यों किस विद्वान ने प्रगतिवाद की पहली रचना माना है, तीन विकल्प आपके सामने है दोस्तों, ये चौथा विकल्प आपका ये रहा नीचे, तो किसने माना है दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है दोस्तों, तो हे मेरी तुम नहीं है दोस्तों, बाकी सभी हैं। अगला देखिए, इनमें से किसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों अंतिम का नहीं है, क्योंकि 1980 का प्रकाशन वर्ष है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से किसको आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है दोस्तों, नागार्जुन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, नीचे प्रश्न बना होगा। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर किसने कहा था दोस्तों, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था, कबीर के समान व्यंग्य करने के कारण, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से किस कृति पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो दोस्तों पत्रहीन नग्न गाछ पर, और ये मैथिली काव्य संग्रह था। नागार्जुन को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ना कि हिंदी के लिए, आपको ध्यान देना। अगला देखिए दोस्तों, किस कवि का उपनाम बालेंदु भी था दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल जी का, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, तो दोस्तों तालाब की मछलियाँ, क्योंकि ये नागार्जुन की कविता है, यह कविता संग्रह। अगला देखिए दोस्तों, नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने दी थी। नेट जैसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है, आपको ध्यान देना है इसका विशेष रूप से। अगला देखिए कि इसको अवध का किसान कवि कहा गया है, तो दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री को अवध का किसान कवि कहा गया। अगला देखिए, त्रिलोचन शास्त्री को अवध का किसान कवि किसने कहा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता था आपको, ये भी लेके आया हूँ, तो मुक्ति बोध जी ने कहा था, ठीक है।
अगला देखिए, धूप आए चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। पंक्तियां किसकी दोस्तों? ये केदारनाथ अग्रवाल की पूछी जा सकती है आपसे, आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों इसके संबंध में। अगला देखिए, हिंदी में सोनेट किसने लिखे हैं? दोस्तों हिंदी में जो सोनेट लिखी हैं वो त्रिलोचन शास्त्री ने लिखी है। प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत बारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, पीजीटी जैसी परीक्षाओं में तो बहुत बार बना। इनमें से नागार्जुन की कविता नहीं है दोस्तों, तो इनमें से नागार्जुन की कविता कौन सी नहीं है, ये आपने मुझे बताना है दोस्तों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस तरह की ये पंक्तियां हैं दोस्तों, और इस कविता का नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ये नहीं है क्योंकि ये किसकी कविता दोस्तों? ये शिव मंगल सिंह सुमन की है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से शिव मंगल सिंह सुमन की रचना नहीं है दोस्तों, तो दिगंत नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह था इनका वास्तविक नाम। अगला देखिए दोस्तों, त्रिलोचन शास्त्री की कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित है? तो अमोला दोस्तों इनकी अवधी भाषा में रचित है, और 2700 बरबे हैं दोस्तों। इसमें कितने बरबे हैं? 2700 बरबे छंद हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना रांगे राव की नहीं है? तो शब्द रांगे राघव की रचना नहीं है दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना त्रिलोचन शास्त्री की नहीं है? तो दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री की जो रचना है वो आपको वाणी की व्यथा नहीं है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, ठीक है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? ये पंक्तियां नागार्जुन जी की हैं दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से दिनकर की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये सभी रचनाएं तो दिनकर की हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब की सभी रचनाएं जो वो दिनकर की हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे धरती रचना जो वो दिनकर की नहीं है दोस्तों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं है। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जाड़े की रात बताते हैं। दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं? ये दिनकर की हैं, रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम है इनका। अगला देखिए, इनमें से गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं हैं। तो दोस्तों गोपाल सिंह की नेपाली जी की सभी रचनाएं हैं इनमें से। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से रामविलास शर्मा की एकमात्र काव्य रचना जो प्रगतिवाद से प्रभावित है, कौन सी है? वो रूप रंग है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से नागार्जुन के उपन्यास हैं दोस्तों, सभी के सभी उपन्यास जो है नागार्जुन जी के इनमें से, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से नागार्जुन की दीर्घ कविता है, तो दोस्तों हरिजन गाथा नागार्जुन जी की दीर्घ कविता है। अगला देखिए दोस्तों, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों किसकी हैं? ये तो नागार्जुन जी की है, परंतु कौन सी कविता से उद्धृत है? उस कविता का नाम क्या है ये आपको बताना, तो अकाल और उसके बाद इस कविता का नाम है, ठीक है। अगला देखिए, और औसत भारतीयता का कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? त्रिलोचन शास्त्री को औसत भारतीयता का कवि कहा गया। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों ये किसकी है आपने मुझे बताना है। शिव मंगल सिंह सुमन पहला विकल्प है, अटल बिहारी वाजपेयी, त्रिलोचन शास्त्री और नागार्जुन। दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो पंक्तियां दोस्तों ये शिव मंगल सिंह सुमन की है, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी की है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी आपको बहुत जगहों पे देखने को मिल जाएगा, परंतु ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां नहीं हैं दोस्तों। शिव मंगल सिंह सुमन का दोस्तों जीवन के गान काव्य संग्रह है, उसमें देखिए दोस्तों आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने वो पढ़ी हुई हैं पंक्तियां और मैंने वो संग्रह देखा था, पढ़ा था, तो मुझे पता है कि ये जो पंक्तियां मैं 100% कहता हूँ दोस्तों विश्वास के साथ कि ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की ही पंक्तियां, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं है ये प्रेरणादायक पंक्तियां, ठीक है। आपको बहुत स्थानों पर देखने को मिल जाता होगा ये, ठीक है, ठीक है। पंक्तियां दोस्तों, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वह वैसे ही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, ठीक है। प्रेरणादायक पंक्तियां हैं दोस्तों ये। अगला देखिए दोस्तों, प्रवासी के गीत द्रौपदी अग्निशस्त्र किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? तो ये जो रचनाएं हैं ये नरेंद्र शर्मा की है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से मनुलाल शर्माशील के काव्य संग्रह हैं दोस्तों। मनुलाल शर्माशील प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तो इनमें सभी रचनाएं जो दोस्तों वो इनकी हैं, ठीक है, मनुलाल शर्माशील की। अगला देखिए, इनमें से महेंद्र भटनागर की रचनाएं दोस्तों, ये भी प्रगतिवादी कवि है, ठीक है। तो इनमें सभी रचनाएं इनकी हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से धरती का कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? इनमें से धरती का कवि दोस्तों त्रिलोचन शास्त्री को कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पूछा जा सकता है, तो अपूर्वा के लिए मिला था,
ठीक है। अगला देखिए, नागार्जुन ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा कब ली थी दोस्तों? 1936 में ली थी। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से नागार्जुन किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो दोस्तों दीपक पत्रिका का संपादन करते थे ये नागार्जुन जी। इनमें से किस कवि के जन्म वर्ष सही नहीं है? तो किसका सही नहीं है दोस्तों? आपको हो जाएगा अंतिम विकल्प सही, 1917 केदारनाथ अग्रवाल जी का। अगला देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, आगे जी हैं, सबको ही पता है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रयोगवाद से संबंधित। प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं दोस्तों, प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नंद दुलारी वाजपेयी हैं। प्रगतिवाद के दोस्तों मुक्तिबोध। छायावाद के दोस्तों मुकुटधर पांडे। ठीक है, किस पत्रिका ने प्रयोगवाद को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाई थी? तो दोस्तों प्रतीक नामक पत्रिका ने। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है तो दोस्तों ऊपर ध्यान से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, शिल्प विधान में नवीनता नहीं दोस्तों, शिल्प विधान में नवीनता है। आगे जी की कविता है कलगी बाजरे की, ठीक है, उसमें आता कि ये उपमान मैले हो गई हैं, देवता ने प्रतीकों से कर गए हैं कूच। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये नवीन शिल्प विधान की ओर संकेत करती है, ना कि जो पुराने उपमान थे या शिल्प विधान में जो भी आता है, उपमान हो गए, आपके छंद हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें, अलंकार हो गए, आपकी सारी चीज़ें जो वो शिल्प विधान में आती, तो उसमें नवीनता देखने को मिलती है, ना कि पुरानी रूढ़ी जो थी उसको ही आगे बढ़ाते रहे वो। ऐसा नहीं था, प्रयोगवाद का मतलब ही है नई नई प्रयोग करना। ठीक है, और साहित्यिक प्रयोग हमें देखने को ज़्यादा मिलती है कि शिल्प विधान में, शिल्प पक्ष में ज़्यादा मिलती हैं, परंतु भाव पक्ष में भी हमें देखने को मिल जाते हैं प्रयोगवाद के प्रयोग। हिंदी साहित्य में कितने शतकों को प्रकाशन हुआ? सबको पता है, 4 शतकों का प्रकाशन हुआ, आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों तार सप्तक की बात की जा रही तो पहले सप्तक की बात होगी, तो 1943 में हुआ। ठीक है, इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है दोस्तों, तो धर्मवीर भारती ने, क्योंकि दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला देखिए दोस्तों, तार सप्तक दूसरे का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला देखिए, इनमें से तार सप्तक दूसरे का कवि नहीं है, तो तार सप्तक दूसरे का कवि कौन नहीं है दोस्तों? आगे नहीं है दोस्तों। एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, ठीक है, तार सप्तक का जो संपादन था दोस्तों वो आगे जी ने किया, चारों सप्तकों का, परंतु पहले सप्तक में ये कवि थे। ठीक है, आगे जी भी कवि थे, उन 7 कवियों में आगे जी भी सम्मिलित थे, परंतु उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा में ये संपादक थे ओनली, ना कि कवि। इनकी कविताएं नहीं थी, पहले सप्तक में आगे जी की कविताएं भी थी। ठीक है, संपादक भी थे और कविताएं भी थी। अगला देखिए, तार सप्तक तीसरे का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से तार सप्तक तीसरे का कवि नहीं है, तो तार सप्तक तीसरे का कवि कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, बाकी ये सभी हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगला देखिए, तार सप्तक चौथे का प्रकाशन कब हुआ? तो 1979 में हुआ था। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, इनमें से तार सप्तक चौथे का कवि नहीं है, तो दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है, क्योंकि तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला देखिए, किसके प्रकाशन के फलस्वरूप हिंदी में प्रयोगवादी काव्यधारा अस्तित्व में आई? तो तार सप्तक के प्रकाशन से दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा कवि किसी भी सप्तक में शामिल नहीं था? तो दोस्तों जगदीश गुप्त नहीं थे। ठीक है, आगे जी नेमी चंद्र जैन जी पहले में और श्री राम वर्मा चौथे में। ठीक है, अगला देखिए, प्रयोगवादी कवियों को राहों की अन्वेषी किसने कहा है? ठीक है, तो आगे जी ने कहा था दोस्तों, राहों की अन्वेषी यानी कि नए नए रास्तों को खोजने वाले हैं। अगला देखिए दोस्तों, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये किसने कहा है? तो दोस्तों केसरी कुमार ने कहा है, जो कि नकीनवाद से संबंधित या प्रपद्यवाद से संबंधित कवि थे केसरी कुमार। ठीक है, अगला देखिए, प्रयोगवादी या प्रयोगवाद शैली का विद्रोह है, तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। जहाँ पे भी विद्रोह आ जाए नगेंद्र को टिक करके आ जाइए। ठीक है, जैसे नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, इस तरह इन्होंने विद्रोह जो प्रयोगवाद में भी कह दिया, तो लगा दीजिए टिक। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से किसका जो जन्म वर्ष है वो सही नहीं है? आगे 1911, मुक्ति 1917, शमशेर बहादुर सिंह 1913, नरेश मेहता 1922, तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह 1911 है। ठीक है, अगला देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग अपने किस निबंध में किया था? तो दोस्तों प्रयोगवादी रचनाओं में किया था। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से आगे जी की पहली रचना है, आगे जी की पहली रचना तो भगनदूत है। ठीक है, आगे जी की पहली रचना। अगला देखिए, प्रयोगवादी कविता में भावनाएं, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, किसने कथन है दोस्तों? ये जो कथन है दोस्तों, ये धर्मवीर भारती जी का है। अगला देखिए, प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप विधान में अव्यक्तिक है, वहीं अपनी भावना में जनवादी। कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। चलिए अगला देखिए, इनमें से आगे की रचना नहीं है दोस्तों, तो काठ की घंटियां नहीं है, क्योंकि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। अगला देखिए, इनमें से एक उपन्यास नहीं है,
तो उत्तर प्रियदर्शी नहीं, क्योंकि ये इनका नाटक है। अगला देखिए, इनमें से अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं तो अगेजी हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से आगे का संस्मरण नहीं, इनमें से आगे जी का यात्रा संस्मरण है। ठीक है, तो दोस्तों आर्यावर रहेगा याद, एक पूर्ण शास्त्री दोनों हैं। ठीक है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वो साधन है और दोहरा साधन है, किसने कहा था दोस्तों, ये आगे जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किस कवि को आगे ने तारा सप्तक में जगह देकर या सम्मिलित करके पछतावा किया था बाद में, तो रामविलास शर्मा जी को। ठीक है, ये हिंदी साहित्य की किताब जब पढ़ेंगे तो आपको कारण भी बताऊंगा कि क्यों दिए, क्यों नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, या पछतावा क्यों किया था। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, किसने कहा, आगे जी ने कहा था। ठीक है, अगला देखिए, प्रयोगवादी कविता में उस युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनासा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। परिभाषा किसकी है, तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये हो जाएगी आपकी रामविलास शर्मा की। चलिए अगर देखिए दोस्तों, इनमें से मुक्तिबोध की रचना नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे कामायनी का पुनर्मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि कामायनी पुनर्विचार इनकी रचना है, बाकी इनकी रचनाएं हैं। अगला देखिए, मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है को किस विद्वान एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में का पूर्व नाम क्या था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो अशंका के द्वीप अंधेरे में था। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से मुक्तिबोध की कविता नहीं है दोस्तों, तो मुक्तिबोध की कविता यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से नरेश मेहता की रचना नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे मंजीर हो जाएगा, मंजीर रचना नरेश मेहता जी की नहीं है। अगला देखिए, समय देवता इनमें से किसकी दीर्घ कविता है, तो दोस्तों ये नरेश मेहता जी की दीर्घ कविता है। अगला देखिए, इनमें से कवियों को कवि किसे कहा गया, तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला देखिए, इनमें से मुक्तिबोध की कौन सी रचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई, दोस्तों हिंदी साहित्य में। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के बाद पहली बार कोई रचना जब वो सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई, तो भारत इतिहास और संस्कृति को। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, प्रयोग का कोई बात नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है ना, प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ये ने कौन से शब्द की भूमिका में कहा था, तो दोस्तों दूसरे शब्द की भूमिका में कहा था। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आगे ही प्रयोगवाद के सबसे विरोधी थे, सबसे बड़े विरोधी, अगर प्रयोगवाद का अगर आपसे पूछा जाए तो आगे जी को बताना है। ठीक है, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, किसने कहा था दोस्तों, रघुवीर सहाय का कथन है। ठीक है, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से 7 मार्च 1911 और 1987 किसका जो जन्म और मृत्यु वर्ष है। ठीक है, तो ये आगे जी का है, आपको पता होगा। अगला देखिए दोस्तों, कीर्ति चौधरी कौन से सप्त की कवित्री हैं, तो दोस्तों कीर्ति चौधरी जो हो तीसरा सप्त की कवित्री हैं। दूसरे सप्त की जो कवित्री थी दोस्तों वो शंकुंत माथुर थी, और चौथे की सुमन राजे थी। पहले सप्तक में कोई भी कवित्री सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, प्रश्न बन सकता है आपसे इस तरह से, तो आपको ध्यान देना। अगला देखिए, इनमें से शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचना नहीं है, तो दोस्तों इनमें से शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है, ठीक है, वो कौन सी नहीं है, तो इनमें सभी रचनाएं जो दोस्तों वो शमशेर बहादुर सिंह की है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविताएं छपी थी, प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तार सप्तक में दोस्तों मुक्तिबोध की 17 कविताएं छपी थी। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से ठंडा लोहा किसकी रचना है, दोस्तों ठंडा लोहा जो ये काव्य संग्रह है ये धर्मवीर भारती का है। अगला देखिए, इनमें से किस पत्रिका का संपादन आगे ने नहीं किया था, कि विकल्प ये रहे, इनको चारों को ध्यान से देख लीजिए। नया प्रतीक और रूपाव, दोस्तों रूपाव हो जाएगा क्योंकि इसका संपादन सुमित्र नंदन पंत ने किया था। इनमें से किस कवि ने रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा का हिंदी अनुवाद किया, दोस्तों आगे जी ने किया है, जो मेरे पास अभी उपलब्ध भी है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किस कवि ने वत्सल निधि नामक संस्था की स्थापना की थी, तो दोस्तों आगे जी ने की थी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से वाद का कवि किसे कहा गया है, तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह जी को वाद का कवि भी कहा गया है। इनमें से गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, तो दोस्तों इनमें से गिरिजा कुमार माथुर की रचना बोलने दो चिड़ी को नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, प्रसिद्ध अंग्रेजी कविता बी शेल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माई हार्ट। ठीक है, इस तरह की एक कविता है दोस्तों, अंग्रेजी कविता, और इसका हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब एक दिन, मन पे है विश्वास, पूरा है विश्वास। ठीक है, इस तरह की एक गीत है या कविता है, जो जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, छोटे हम होते थे स्कूल में जब पढ़ते थे, तो इस तरह की प्रेयर सुबह करवाई जाती थी, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो ये जो कविता थी बी शेल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माई हार्ट, इसका ये अंग्रेजी कविता था। ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, हम होंगे कामयाब, तो दोस्तों गिरिजा कुमार माथुर जी ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी, आपको ध्यान देना इसके संबंध में। चलिए अगला देखिए, साधु न चले जमात यात्रा वृतांत किसका है, तो दोस्तों ये नरेश मेहता जी का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, अंधायुग गीति नाट्य और नदी प्यासी थी के एकांकी के लेखक कौन है,
ठीक है, तो इसके लेखक दोस्तों धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, अगला देखिए, बुनी हुई रस्सी पर 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जी को मिला था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता गीत फरोश में फरोश का अर्थ क्या दोस्तों? ये जो गीत फरोश कविता है दोस्तों, ये दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई थी और इसी कविता के कारण जो भवानी प्रसाद मिश्र को वो प्रतिष्ठा मिली थी साहित्य जगत में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके दो विकल्पों पर हैं, दो नीचे हैं, तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही है, विक्रेता कहा जाता है। ठीक है, फरोश का अर्थ विक्रेता होता है। अगला देखिए दोस्तों, कालजयी खंडकाव्य के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र है, 1978 इसका प्रकाशन है। अगला देखिए, इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचना नहीं है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा था दोस्तों? उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा था और उन्हें उदय प्रकाश जी ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। अगला देखिए दोस्तों, बकरी लड़ाई अब गरीबी हटाओ किसकी नाट्य कृतियां हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचना नहीं है इनमें से, तो आपको ये बताना है कौन सी नहीं है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, क्योंकि ये जो रचना है दोस्तों, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये जो रचना है दोस्तों, ये है आपकी रघुवीर सहाय की। अगला देखिए दोस्तों, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, सड़क किसके उपन्यास हैं दोस्तों? ये जो उपन्यास हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से रघुवीर सहाय की रचना नहीं है दोस्तों। ठीक है, रघुवीर सहाय जी की रचना कौन सी नहीं है, ये आपने मुझे बताना है, तो गर्म हवाएं नहीं है उनकी। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं है? तो कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि इस रचना के लिए अंग्रेजी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला है। लोग भूल गए, खूंटी बटन के लोग, और आरने के लिए ये जो सभी रचनाएं हैं दोस्तों, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। अगला देखिए, आत्मजयी और बादशाह के बहाने प्रबंध काव्य किसके? तो कुंवर नारायण के दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? तो कुंवर नारायण जी को मिला था दोस्तों। केदारनाथ सिंह को 2013 का मिला था दोस्तों। 2017 का कृष्णा सोबती को मिला था दोस्तों। उसके बाद अगर 1999 की बात की जाए दोस्तों, तो निर्मल वर्मा को मिला था दोस्तों। अगर उससे पहले अगर 1951 की बात की जाए दोस्तों, तो 1951 में नरेश मेहता को मिला था। उससे पहले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपका 1982 में यामा के लिए किसको मिला था दोस्तों? महादेवी वर्मा को मिला था दोस्तों। उससे पहले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दिनकर को मिला, गे जी को मिला और पंत जी को मिला। ठीक है, तो 11 लोगों को मिला, जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। ठीक है, 11 लोग। उसके बाद 2009 तो रह गया दोस्तों हमारा। 2009 में संयुक्त रूप से श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को मिला था। ठीक है, तो 11 के 11 मैंने आपको बता दी, और हिंदी में 11 लोगों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान तक मिला है। अगला देखिए, चांदनी चूनर अभी भी कुछ, ठीक है, लहर नहीं टूटेगी, काव्य रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं दोस्तों शकुंत माथुर की हैं। ठीक है, जो कि गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी थी और दूसरे सप्तक में इनकी कविताएं हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कुंवर नारायण की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है, ये आपने मुझे बताना है। तो कौन सी रचना नहीं है दोस्तों? पाम की नाव, तो नाव के पाम। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किस कवि का जन्म वर्ष सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे किसका जन्म वर्ष सही नहीं है? कुंवर नारायण का नहीं, 1927 इनका जन्म वर्ष है। अगला देखिए, इनमें से प्रभाकर माशरे की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? मेपल। ठीक है, सॉरी, इनमें सभी हैं दोस्तों, अंतिम मेपल नहीं है, क्योंकि मेपल भी है, इनमें सभी हो जाएगा। इनमें से किसका जन्म वर्ष सही नहीं है दोस्तों? ये मुझे आप बताएंगे किसका नहीं है जन्म वर्ष सही, या आप मुझे बताएंगे। तो किसका नहीं है दोस्तों? श्रीकांत वर्मा का नहीं है दोस्तों, इनका 1930 है। अगला देखिए, इनमें से भारत भूषण अग्रवाल की रचना नहीं है दोस्तों, तो भारत भूषण अग्रवाल की रचना अतुकांत है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत वर्मा की। अगला देखिए, इनमें से श्रीकांत वर्मा की रचना नहीं है, तो एकांत नहीं है दोस्तों इनकी। श्रीकांत वर्मा की रचना, सॉरी एकांत नहीं, जलसाघर, जलसाघर। अगला देखिए, इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इनमें सभी रचनाएं जो वो लक्ष्मीकांत वर्मा की हैं। अगला देखिए दोस्तों, युद्ध यात्रा मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र रिपोर्टाज किसकी है दोस्तों? तो ये रिपोर्टाज दोस्तों धर्मवीर भारती जी की हैं। ठीक है, अगला देखिए, ठेले पर हिमालय पर शांति कहानी अनकही। ठीक है, कहानी अनकही। ठीक है, निबंध संग्रह किसके हैं? तो ये भी धर्मवीर भारती जी की निबंध संग्रह है। अगला देखिए, इनमें से नरेश मेहता के उपन्यास नहीं है, तो दोस्तों इनमें सभी उपन्यासों को नरेश मेहता जी के डूबते मसूले पथबंधुता द्वैकांत उत्तर कथा। अगला देखिए, नई कविता का आत्मसंघर्ष का अन्य निबंध किसका है दोस्तों? ये निबंध संकलन मुक्तिबोध जी का है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, अगर चैनल पे नहीं हो दोस्तों, अगर यहाँ तक देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आपको। मुक्तिबोध कठिन समय के कठिन कवि किसने कहा है दोस्तों? तो अशोक वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से
प्रयोगवाद के समानांतर कौन सी विचारधारा चली थी दोस्तों? प्रयोगवाद के समानांतर प्रपद्यवाद या नकेनवाद चला था। ठीक है, प्रपद्यवाद या नकेनवाद। दोस्तों हम नकेनवाद की बात कर रहे हैं। नकेनवाद किन 3 कवियों के नाम के पहले वर्ण के आधार पर पढ़ा? तो इनमें सभी हैं दोस्तों, केसरी कुमार, नलिनी बलोचन शर्मा और नरेश। चलिए अगला देख लेते हैं। मैलांचल उपन्यास को कालजयी बनाने में इनमें से किस आलोचक का विशेष योगदान है? दोस्तों मैलांचल को कालजयी बनाने में नलिनी बलोचन शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। अगला देखिए, प्रपद्यवाद नकेनवाद प्रयोग को क्या मानता है दोस्तों? प्रयोग को ये साध्य मानता है। ठीक है, अगला देखिए, नकेनवादियों ने प्रयोगवाद को स्पष्ट करने के लिए कितने सूत्र रखे थे दोस्तों? तो इन्होंने 12 सूत्र रखे थे। ठीक है, अगला देखिए, नलिनी बलोचन शर्मा ने शेखर की जीवनी को क्या कहा है? तो दोस्तों बुद्धि की नक्काशी कहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान देना। साहित्य के इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे नलिनी बलोचन शर्मा, 1960 इसका प्रकाशन है। अगला देखिए, नकेनवाद की भूमिका शीर्षक क्या था दोस्तों? ठीक है, नकेनवाद की जो भूमिका थी उसका शीर्षक दोस्तों पश्वशा। ठीक है, अगला देखिए, नलिनी बलोचन शर्मा ने ईर्ष्याई महाकाव्यतम गरिमा किस उपन्यास को कहा है? तो दोस्तों गोदान को कहा है ईर्ष्याई। ठीक है, ईर्ष्याई महाकाव्यात्मक गरिमा। अगला देखिए दोस्तों, साहित्य और समीक्षा, नए साहित्य के नए धरातल, शंकाएं और दिशाएं, भारतेंदु और उनके नाटक, प्रसाद और उनके नाटक, पंत और उनका गुंजन रचना किसकी है दोस्तों? ये रचना है दोस्तों आपका केसरी कुमार जी की। ठीक है, अगला देखिए, उनमें से 1916 से 1961 किसका जन्म और मृत्यु वर्ष है दोस्तों? ये नलिनी बलोचन शर्मा जी का है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, गोदान के बाद हिंदी में जो गद्यावरोध था तो मैलांचल के प्रकाशन से दूर हुआ, कथन किसका दोस्तों? इस कथन से मैलांचल को कितनी प्रसिद्धि हुई आप इस कथन से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो नलिनी बलोचन शर्मा का ये कथन है। अगला देखिए दोस्तों, किस विद्वान ने प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और निराला को आधुनिक हिंदी साहित्य के महालेखक माना है? तो दोस्तों ये नलिनी बलोचन शर्मा जी ने माना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, दृष्टिकोण, नकेन का प्रपद्य, हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद, रचना किसकी है? तो ये नलिनी बलोचन शर्मा की है। चलिए, किस विद्वान ने नदी के द्वीप उपन्यास को रस संकलन कहा है? तो दोस्तों ये नलिनी बलोचन शर्मा ने कहा था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, हम नई कविता की बात कर लेते हैं। ठीक है, नई कविता नाम सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों? नई कविता का नाम है दोस्तों सर्वप्रथम अगे जी ने दिया था दोस्तों, और लिखित रूप से जगदीश गुप्त ने नई कविता नामक पत्रिका का संपादन करने के बाद किया था। अगला देखिए दोस्तों, साठोत्तरी पीढ़ी स्वप्न भंग की स्थिति में, ठीक है, साठोत्तरी पीढ़ी जो स्वप्न भंग की स्थिति में जन्मी और अपराजय व्यवस्था के बीच है। ठीक है, बीच बड़ी है, पनपी है। नई कविता की पीढ़ी से ये अनेक अर्थों में भिन्न है। ये कथन किसका है दोस्तों? लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, ये एंग्री यंग मैन के नाम रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ये 3 विकल्प आपके और एक ऊपर है। तो एंग्री यंग मैन के दोस्त नाम से दोस्तों सुदामा पांडे धूमिल को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सूर्य का स्वागत काव्य संग्रह किसका दोस्तों? ये है दोस्तों दुष्यंत कुमार जी का। अगला देखिए दोस्तों, अकविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था दोस्तों? अकविता आंदोलन का प्रवर्तन दोस्तों श्याम परमार जी ने किया था। ठीक है, अगला देखिए, ये अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्व्यक्तिकता की द्योतक है। अकविता आंदोलन के संबंध में कथन किसका है? तो दोस्तों ये श्याम परमार जी का कथन है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, समकालीन कविता की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? समकालीन कविता की भूमिका पुस्तक के आधार पर, ठीक है, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय को समकालीन कविता, जो समकालीन कविता जो विचारधारा चली थी या कविता आंदोलन चला था उसके प्रवर्तक इनको माना जाता है। ठीक है, इस पुस्तक की भूमिका के अनुसार। अगला देखिए, इनमें से एक सही नहीं है दोस्तों। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो यहाँ पे ये कविता आंदोलन है, दूसरी तरफ इसके लेखक हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूरी तरह से बनेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में जितने भी कविता आंदोलन चले हैं यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है उनके प्रवर्तक से संबंधित। तो मैंने 3-4 प्रश्न यहाँ पे बनाए और सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी सही हैं दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। अगला देखिए, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखी थी दोस्तों? ये विद्यानिवास मिश्र ने लिखी थी। रतन शंकर इनके पुत्र हैं धूमिल जी के, और विद्यानिवास दास इनके, विद्यानिवास मिश्र इनके मित्र थे, और इन दोनों के सहयोग से धूमिल की मृत्यु के उपरांत सुदामा पांडे का प्रजातंत्र काव्य संग्रह प्रकाशित किया गया, और इसकी भूमिका विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी थी, जो कि क्या है, ललित निबंधकार इनको माना जाता है। अगला देखिए, धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह कहानी की ओर था, वह आया और आलोचना का मुंह जो वो कविता की ओर कर दिया। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है दोस्तों काशीनाथ सिंह जी का, नामवर सिंह के ये छोटे भाई हैं। ठीक है, काशी का सीन का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास। अगला देखिए, इनमें से चंद्रकांत देवताले का कविता संग्रह नहीं है, तो दोस्तों नाटक जारी है, इनका नहीं है चंद्रकांत देवताले जी का। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है?
दोस्तों ध्यान से देखिए, मुक्तिबोध, कविता और जीवन विवेक, तो दोस्तों ये किसकी है? चंद्रकांत देवताले जी की है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, उनकी भाषा ऐसी गंवार औरत की भाषा है जो गुस्से में आकर गालियों का मुहावरा या मुहावरेदार गालियां बकने लगती है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनेगा, विश्वम्भर मारन ने किस कवि की भाषा शैली की बात कही है? तो दोस्तों ये कही है आपकी धूमिल जी की। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से धूमिल की कविता नहीं है दोस्तों। पटकथा है नक्सलबाड़ी भाषा की राज इस वर्ग की अध्यक्षता में नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, चंद्रकांत देवताले की कविता एक दृष्टि से बहुत स्थानीय कविता है। दरअसल मुक्तिबोध के बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालदा के भूगोल, भाषा, संस्कृति तथा वातावरण का इतना नजदीकी, गहरे और सहज प्रभाव से अन्य किसी ने चित्रण नहीं किया जितना देवताले ने कथन किसका है दोस्तों? देवताले जी भी मध्य प्रदेश से ही थे मुक्तिबोध की तरह। तो ये कथन है दोस्तों विष्णु खरे का। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है आपने ये बताना है। दोस्तों एक तरफ मैंने आपसे पहले कहा कविता आंदोलन और दूसरी तरफ के प्रवर्तन है। दोस्तों प्रश्न यहाँ से बनेगा, जरूर छपेगा, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो यहाँ से मैं ये जितने भी कविता आंदोलन हिंदी में चले थे वो सारे के सारे लाए, तो ये सभी सुमेलित हैं दोस्तों। आपको सभी सुमेलित इसलिए लाया हूँ ताकि आप सिर्फ इसको लिख सको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। चलिए अगला देखिए, इनमें से जगदीश गुप्त का कविता संग्रह नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों उजाड़ में संग्रहालय इनका कविता संग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से राजकमल चौधरी का कविता संग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, राजकमल चौधरी का तो पक गई है धूप नहीं है, रामदर्श मिश्र का ये। अगला देखिए, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? केदारनाथ सिंह जी हैं। क्योंकि आधुनिक हिंदी कविता में एक आप मान के चलिए कि बिंब बिंब पे जो काम किया सबसे ज़्यादा वो केदारनाथ सिंह ने किया, और ये आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान इनका पीएचडी का शोध प्रबंध था। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका विकल्प अंतिम सही है, केदारनाथ सिंह अग्रवाल को नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है। इनमें से केदारनाथ सिंह की आलोचनात्मक कृति नहीं है दोस्तों, तो कामायनी अध्ययन की समस्याएं नहीं है, ये डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, बाकी इनकी है। इनमें से सुमिलित नहीं है दोस्तों एक, तो ये अंतिम होगा। एक तरफ कविता आंदोलन है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टाइम देता हूँ मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आप अंत ये भी देख लीजिए, और ये सभी की सभी सुमेलित हैं दोस्तों। ठीक है, सभी के सभी सुमेलित हैं। अगला देखिए, बीट पीढ़ी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था दोस्तों? बीट पीढ़ी या बीट जनरेशन, ठीक है, इसका प्रवर्तन दोस्तों हिंदी में राजकमल चौधरी ने किया था। अमेरिका में ये आंदोलन चला था, और बंगला में दोस्तों ये भूखी पीढ़ी के नाम से जाना गया, और हिंदी में बीट पीढ़ी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, परंतु अगर बात की जाए तो ये बंगला से ही आया था। अगला देखिए, इनमें से किस काव्य संग्रह के लिए प्रोफेसर बद्रीनारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों? 2022 की ही बात है, करंट की तो बात है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, शब्द पद्यम के लिए मिला है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान देना। अगला देखिए, इनमें से उदय प्रकाश के काव्य संग्रह हैं, तो दोस्तों इनमें से सभी उदय प्रकाश जी के काव्य संग्रह हैं दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से किस रचना के लिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों दो पंक्तियों के बीच के लिए मिला है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, सारा लोगों का केवल अपनी धार, प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां दोस्तों ये अरुण कमल जी की हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से अरुण कमल का कविता संग्रह नहीं है दोस्तों, तो इनमें सभी जो कविता संग्रह हैं दोस्तों ये अरुण कमल जी के हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से किसका जन्म वर्ष सही नहीं है दोस्तों? तो अरुण कमल जी का जन्म वर्ष सही नहीं है दोस्तों, इनका 1954 है। अगला देखिए दोस्तों, दुनिया रोज बनती है कविता संग्रह किसका है? ये आलोक धनबा जी का है। ठीक है, बाकी आप विकल्प देख सकते हैं नीचे, वीडियो को पॉज करना क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी बन जाएगी। इनमें से केदारनाथ सिंह की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? गोलमेज नहीं है। कब्रिस्तान में पंचायत इनका कहानी संग्रह है दोस्तों। इनमें से उदय प्रकाश की रचनाएं नहीं है या रचना नहीं है, तो घर का रास्ता नहीं है। ठीक है, बाकी इनकी रचनाएं। अगला देखिए, इनमें से अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है, तो दोस्तों इनमें से अशोक वाजपेयी की जो रचना है दोस्तों वो नहीं है आपकी पहाड़ पर लालटेन, क्योंकि ये मंगलेश डबराल की रचना है। ठीक है, संस्यात्मक काव्य संग्रह के लिए 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? ये जनेंद्रपति को दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं, तो दोस्तों सभी रचनाएं मंगलेश डबराल जी की हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप। चलिए अगला देख लीजिए, अगला हमारा प्रश्न है, सात भाइयों के बीच चंपा काव्य संग्रह किसका है? तो दोस्तों ये काव्य संग्रह है कात्यायनी जी का। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से लीलाधर जगूड़ी की रचना है, तो दोस्तों इनमें सभी रचनाएं जो वो लीलाधर जगूड़ी जी की हैं। अगला देखिए, इनमें से लीलाधर मंडलोई की रचना है, तो दोस्तों इनमें सभी रचनाएं जो वो लीलाधर मंडलोई की हैं।
ठीक है, लीलाधर मंडलोई जी की सभी रचनाएं हैं। अगला देखिए दोस्तों, जखम पर धूल काव्य संग्रह किसका है? तो दोस्तों ये मलयज का है। ठीक है, जखम पर धूल। अगला देखिए, इनमें से रामदर्श मिश्र की रचना नहीं है दोस्तों, तो इनमें से पक गई है धूप नहीं है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, पक गई धूप नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जलते हुए वन का बसंत होगा, पक गई धूप तो इनका काव्य संग्रह है। अगला देखिए, इनमें से रामदर्श मिश्र का उपन्यास है? तो दोस्तों सभी उपन्यास रामदर्श मिश्र के हैं इनमें से। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से अनामिका की रचनाएं नहीं है या रचना नहीं है? तो दोस्तों मेरी कविता मेरे गीत नहीं है इनकी। ठीक है, अगला देखिए, कविता जितना हक काव्य संग्रह किसका? दोस्तों ये दो विकल्प है और दो ये तो गीता श्री का है दोस्तों ये। ठीक है, कविता जितना हक। अगला देखिए, इनमें से नीरजा माधव की रचना नहीं है? तो दोस्तों लकीरें नहीं, क्योंकि ये मैत्री पुष्पा की रचना। अगला देखिए, समर गाथा लंबी कविता किसकी है? दोस्तों राजेश जोशी जी की है। ठीक है, समर गाथा लंबी कविता। अगला देखिए दोस्तों, एक मरण धर्म और अन्य कविता संग्रह किसका है? तो दोस्तों ये ऋतुराज का कविता संग्रह है, एक मरण धर्म और अन्य। ठीक है, अगला देखिए, बिमल कुमार की रचना है? दोस्तों इनमें सभी रचनाएं जो हैं वो बिमल कुमार की हैं। ठीक है, आपको जो दिख रही हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कैलाश बाजपेयी की रचना है? तो इनमें से सभी रचनाएं जो दोस्तों वो कैलाश बाजपेयी की हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं इनको। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से सौमित्र मोहन की रचना है? तो ये सभी की सभी रचनाएं दोस्तों सौमित्र मोहन की है। इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है? तो दोस्तों अतुकांत इनकी रचना बाकी नहीं है दोस्तों। ठीक है, पूछा जा सकता है, आपको प्रश्नों के स्तर देखने हैं और इनका शैली देखनी है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से स्वप्निल श्रीवास्तव की रचना नहीं है? तो शब्द पदियम नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी इनकी रचना है। अगला देखिए दोस्तों, अकेला घर हुसैन का किसका काव्य संग्रह है? दोस्तों अकेला घर हुसैन का निलय उपाध्याय का काव्य संग्रह है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से बोधिसत्व का काव्य संग्रह है? तो बोधिसत्व का काव्य संग्रह दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ कवि नहीं। ठीक है, अगला भी हम जो नदियों का संगम है, खत्म नहीं होती बात, इनमें सभी हैं दोस्तों ये। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से रमेश चंद्र शाह का कविता संग्रह नहीं है या है? तो सभी हैं दोस्तों रमेश चंद्र शाह की, ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इनमें से मदन कश्यप का कविता संग्रह नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कविता संग्रह मदन कश्यप का नहीं है? दुनिया रोज बनती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कुमार अंबुज की रचना नहीं है दोस्तों? तो कुमार अंबुज की सभी रचनाएं हैं दोस्तों, इनमें से अंतिम विकल्प सही है। अगला देखिए, हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ जो राजेंद्र प्रसाद सिंह की किस रचना से माना जाता है? तो दोस्तों गीतांगनी से माना जाता है। ठीक है, अब नवगीत की बात कर लेते हैं दोस्तों हम। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, किसने कहा, या किसकी परिभाषा है? जो दोस्तों ये रविंद्र भ्रमर की परिभाषा है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन नवगीतकार नहीं है दोस्तों? तो जगदीश गुप्त नहीं है दोस्तों नवगीतकार। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से वीरेंद्र मिश्र का नवगीत संकलन नहीं है दोस्तों? तो वीरेंद्र मिश्र का जो नवगीत संकलन दोस्तों वो रूप रश्मि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शुभ रक्त पलाश की नवगीत संकलन किसका है दोस्तों? ये आपने मुझे बताना है। तो दोस्तों उमाकांत मालवीय का ये संग्रह है दोस्तों, नवगीत संग्रह। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन नवगीतकार नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों अमृतलाल चतुर्वेदी नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना। अगला देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने नवगीतकार परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है दोस्तों? तो किसे माना है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद सिंह को। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। ठीक है, इतने टाइम तक हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करके जाना है। अगला देखिए, नवगीत दस्तक शीर्षक से विभिन्न नवगीतकारों के गीतों का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था दोस्तों? ये शंभुनाथ सिंह जी ने किया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, सोन मछली मनबसी। ठीक है, सोन मछली मनबसी किसका नवगीत संकलन है दोस्तों ये? ठीक है, सोन मछली मनबसी तो दोस्तों ये रविंद्र भ्रमर का है। चलिए अगला देखिए, इनमें से कुंवर बेचैन का नवगीत संकलन है? ठीक है, कुंवर बेचैन का। ठीक है, तो भीतर नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है दोस्तों? बंसी और मादल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, मेरे तो गले में भी दर्द होने लगा है। ठीक है, इतनी देर से बोल रहा हूँ। नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंधन समेश्वर है। ठीक है, नवगीत की परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों ये जो परिभाषा थी ये दोस्तों दी थी आपकी वीरेंद्र मिश्र ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, गजल किस भाषा का शब्द है? दोस्तों गजल जो वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी गजल सम्राट किसे कहा जाता है? तो दुष्यंत कुमार जी को हिंदी गजल सम्राट माना जाता है। अगला देखिए, साय में धूप गजल संग्रह किसका है? तो दोस्तों ये साय में धूप
दुष्यंत कुमार का है। ठीक है, अगला देखिए हिंदी का पहला दलित कवि किसे माना जाता है दोस्तों? रैदास जी को माना जाता है। अगला देखिए पहली दलित कविता किस भाषा में रचित है? पूछा गया था दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न। तो भोजपुरी में रचित है 1914 में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अछूतों का पैगंबर काव्य संग्रह किसका है दोस्तों? अछूतों का पैगंबर काव्य संग्रह दोस्तों बिहारी लाल हरित का है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? ध्यान से देख लीजिए। तो ये परिभाषा है दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह जी की। अगला देखिए धरती की सतह पर समय से मुठभेड़ गजल संग्रह किसकी हैं दोस्तों? तो ये गजल संग्रह हैं दोस्तों आदम गौंडवी जी के। अगला देखिए सदियों का संताप किसका दलित कविता संग्रह है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया है। आगे देखिए दोस्तों कलम को दर्द कहने दो किसका दलित कविता संग्रह है? तो दोस्तों ये करमशील भारती का है। अगला देखिए परदेसी और अनुरागी उपनाम से कौन कविता लिखता था दोस्तों? ये लिखते थे दुष्यंत कुमार जी। चलिए अगला देखिए दोस्तों सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, शेर किसका है दोस्तों ये? ठीक है, गजल का ये शेर किसका है दोस्तों? ठीक है, उन्हें ही आगे पंक्तियां दोस्तों, उन्हें अवकाश ही कहाँ मुझसे मिलने का, किससे पूछ लेते हैं, ये उपकार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गजल संग्रह है, सॉरी गजल के शेर है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे देखिए बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। ये गजल का शेर किसका है दोस्तों? ये गजल का जो शेर है दोस्तों रामदर्श मिश्र जी का है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण जो नितांत मेरी है, नवगीत संग्रह किसके है दोस्तों ये? ठीक है, ये जो नवगीत संग्रह हैं दोस्तों ये किसके हैं? बाल स्वरूप राही के हैं दोस्तों ये। ठीक है, अगला देखिए जाल फेंक रे मछेरी नवगीत संग्रह किसका है दोस्तों? ये बुद्धिनाथ मिश्र का है। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांसिक रचना है। नवगीत की परिभाषा किसने दी है दोस्तों? तो ये नवगीत की परिभाषा है दोस्तों महेश्वर तिवारी ने दी है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। नवगीत की ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? श्री कृष्ण तिवारी ने दी है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए इनमें से नवगीतकार नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है आपने मुझे बताना है। रामानंद दोस्ती, रमेश रंजक, नचिकेता, सविकेंद्र त्रिपाठी, तो सेवकेंद्र त्रिपाठी नहीं। ठीक है, अगला देखिए इनमें से कौन दलित कवि नहीं है दोस्तों? तो इनमें से दलित कवि दोस्तों महेश अशक नहीं है दोस्तों। अब तक हमने इतने सारे प्रश्न देख लिए हैं, बहुत सारे प्रश्न थे, ये हमारी मैराथन क्लास थी दोस्तों आज की, तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी है दोस्तों। ठीक है, बहुत मज़ा भी आया होगा आपको इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का, आपके बहुत सारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करके आपको जाना है, और आधुनिक काल का निचोड़ हम यहाँ पे रख के गए हैं आज। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और गद्य साहित्य की हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।